दोस्तों जनरल नॉलेज में आपका एक टॉपिक होता है, यानी कि एक सब्जेक्ट होता है जिसे हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के यहाँ पर 100 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। जैसे मैंने आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी करवाए हैं, वैसे ही मैं यहाँ पे आपको 100 इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस यहाँ पे करवाने वाला हूँ, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता देता हूँ, जो ये क्वेश्चंस है ना, ये है PYQs, यानी कि ये मैंने अपने आप नहीं बनाए, ये एसएससी एग्जाम्स में हुए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। एमटीएस से उठा गए, सीपीएसआई से उठा गए, सीजीएल से उठा गए। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान देना। चलो, व्हाट अप्रोच डिड दादा भाई नेहरूजी यूज टू कैलकुलेट द पोवर्टी लाइन। तो दादा भाई नेहरूजी, इन्हें हम बोलते हैं द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते थे हम इनको। ठीक है, इन्होंने पोवर्टी लाइन को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा अप्रोच अपनाया था? तो ये लिया था इन्होंने प्रिजनर मेनू, जो कि जेल में होता है ना, ये जेल मेनू ये यूज करते थे इसको निकालने के लिए। जेल थ्योरी भी बोलते थे, जेल प्रिजनर थ्योरी भी इनके नाम से थी। कई जगह इसको जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बोलते थे इस थ्योरी को, इनकी थ्योरी को। इनकी एक और थ्योरी है, ये आप लोगों को बताइए, द ड्रेन ऑफ वेल्थ भी इनके द्वारा दिया गया है। कैसे अंग्रेज भारत का धन ले जा रहे हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं धन का बहिर्गमन भी कई बार बोलते हैं। ठीक है, विच स्टेटमेंट इज द ट्रू अबाउट पब्लिक गुड। पब्लिक गुड्स वो होती हैं जो हर किसी के लिए अवेलेबल होती हैं, जो समाज में हर कोई यूज कर सकता है, उसको उसको यूज करने के लिए आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये ट्रू नहीं है। इज अ ट्रू अबाउट पब्लिक गुड्स के बारे में यहाँ पे बताया गया। रिवैल्यूएस इन कंजप्शन, खपत में प्रतिद्वंदिता। नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, पॉजिटिव मार्जिनल कॉस्ट, जो हमारी पब्लिक गुड्स होती हैं जो सभी के लिए होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो, ये होती है नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी। ठीक है, राइवलरी वाला गलत है, पॉजिटिव मार्जिनल कॉस्ट भी यहाँ पे सही नहीं है। सही क्या है? सिर्फ ये वाला, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलो, which among the following data was used to compute the estimate in the national multidimensional poverty index? MPI इंडेक्स पता है ना आप लोगों को? बहुआयामी गरीबी सूचकांक भी बोलते हैं इसको। मतलब हर तरीके से एक इंसान एक गरीब होता है। चलो, ये पैसों से गरीब है, एक इंसान के पास घर भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, अशिक्षित है, उसको बीमारियां भी है, तो वो बहुत तरीकों से बीमार है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, ये कौन निकाल, ये पर्टिकुलरली किसका डाटा यूज करते हैं? तो ये डाटा यूज करते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो कि होता है। ठीक है, ये बेसलाइन रिपोर्ट बनाने के लिए ये देखते हैं कि भाई कितने घर में कितनी लड़कियां हैं, कितने बच्चे हैं, कितने लड़के हैं, माता पिता कितने उम्र के, सब चीजों को यहाँ पे ये इस सर्वे से यहाँ पे ये चेक करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्विस ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। माइक्रो फाइनेंस का, तो छोटे छोटे लोगों को क्या देना, एक तरीके से आप बोल सकते हो लोन प्रोवाइड करना उनको, जो छोटा मोटा काम करते, जैसे पापड़, 5-6 लोग मिलकर एक पापड़ की कंपनी चलाते हैं, छोटी मोटी कंपनी है जो लोकली वर्क करती है। कोई सोया की कंपनी चलाता है लोकली, तो छोटा मोटा जो काम करता है ना, माइक्रो फाइनेंस 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, इन सब का जो लोन देने वाला काम होता है, पर्टिकुलरली ये माइक्रो फाइनेंस में होता है। तो यहाँ पे डिपॉजिट तो होता ही नहीं है। पहली बात तो सेविंग हो सकती है इसमें, डिपॉजिट आप नहीं कर सकते। माइक्रो डिपॉजिट इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, डिपॉजिट वाला नहीं होता। सेविंग अगर इन्होंने अपना खोल, जैसे आपने सुना होगा आज की डेट में भी कमेटी कई बार कई जगह में आपने सुनी होगी। ठीक है, तो वो इसी का ही पार्ट है ना। माइक्रो लोन, छोटे छोटे लोन, माइक्रो बीमा भी इसमें होता है, डिपॉजिट नहीं होता है। ओके, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन NULM वाज लॉन्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान। तो NULM तो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, ये आप लोग को पता है। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट। तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना में इसको शुरू किया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड है 2012 से 2017। और ये जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है, ये भारत की आखिरी पंचवर्षीय योजना है, क्योंकि इसके बाद नीति आयोग शुरू हो गया था 1 जनवरी 2015 से, और उसने पंचवर्षीय योजनाओं को खत्म कर दिया था। ठीक है, एज पर द प्लानिंग कमीशन, ये प्लानिंग कमीशन की जगह ही नीति आयोग आया है, ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। प्लानिंग कमीशन के जगह पर ही नीति आयोग आया है। 2004-5 में इन्होंने टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया बिलो पॉवर्टी लाइन कितना बताया था? बेसिकली लकड़ा वाला पॉवर्टी एस्टिमेट को कंबाइन करके भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर 2004-5 के हिसाब से ये लोग बताते हैं कि भारत में 27.5 लोग क्या हैं,
गरीबी रेखा से नीचे, ये तो इनके आंकड़े हैं, अगर देखे जाए तो गरीबी तो मुझे लगता है 70 से 80% होगी भारत में, ठीक है। इन द पीएम स्वनिधि स्कीम, पीएम स्वनिधि स्कीम, ये आपको पता है छोटे मोटे जो वर्कर्स होते हैं ये उनको यहाँ पर पैसा देती है। द अर्बन स्ट्रीट वेंडर, स्ट्रीट वेंडर क्या होते हैं, जैसे बन टिक्की चाट का जो गोलगप्पे लगाते हैं ना, उन सभी के 10,000 20,000 तक का यहाँ पे लोन दिया जाता है। देखो यहाँ पे 10,000 लिखा हुआ है, ठीक है। अभी इसकी राशि बढ़ा दी गई है, ओके। 10,000 तक का लोन दिया जाता है, 1 साल के टाइम पीरियड के अंदर में वो चुकाना होता है। तो ये टाइम पीरियड आपसे यहाँ पे पूछा गया था। इन विच ईयर वॉज द श्री महिला सेवा सहकारी बैंक एस्टेब्लिश, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में आता है, ठीक है। तो 1974 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, जिसे हम सेवा बैंक भी बोलते हैं, कई बार आता है सेवा बैंक, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इसमें साथ में इन्होंने मिलकर इसको एस्टेब्लिश किया था 74 में। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एनएफएसए, ठीक है। तो एनएफएसए एक अलग है, और एनएफएस नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, दोनों ही ये अलग अलग चीजें, ठीक है। 2013 में एनएफएसए आया था, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2006-7 में ये लागू होता है, चालू होता है, ठीक है। Which of the following is an informal group consisting of 4 to 10 individuals who seek loans against mutual guarantee? बेसिकली 4 लोग आपस में बैठे, सबने 1-1 लाख रुपए लगाया, और ये 4 लाख रुपए इन्हीं में से एक बंदे को दे दिया, और बोला कि भाई हम आपस में ही ये सब क्या कर लेंगे, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट बना लेंगे कि भाई हाँ धीरे धीरे हम लोग पैसा जमा करेंगे, और ऐसे करते हर किसी को 4-4 लाख रुपए मिल जाएंगे। कमेटी जो आज की डेट में आप सुनते हो ना, वो कमेटी पर्टिकुलरली यही पैटर्न पे होती है, जो गांव में 20 महिलाएं 30 महिलाएं मिलकर आपस में खेलती है कमेटी, ये पर्टिकुलरली उसके लिए होता है, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप। ये आपस में ही देखती है, और इनका कुछ और किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। विच टाइप ऑफ अ लोन इज सपोर्टेड बाय मुद्रा, मुद्रा लोन आप लोग को पता है, इसमें 3 इसमें फेजेस होते हैं, 3 इसमें स्टेज होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये नॉन फार्म एक्टिविटीज के लिए, नॉन फार्म एक्टिविटीज, ऐसा नहीं कि कॉर्पोरेट लोन भी नहीं है, ये कॉर्पोरेट लोन भी नहीं है, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई आप बड़ी बड़ी कंपनी में लगा रहे हो, बेसिकली 25-30 लाख तक का लोन होता है इसमें। तरुण, शिशु और किशोर आपने सुना होगा, अभी तो किशोर प्लस की कैटेगरी भी आ चुकी है, 5 लाख तक 10 लाख तक का इसमें लोन मिलता है, ठीक है। तो ये उन्हीं को मिलता है भाई जो गरीब होते हैं, गरीब तो उन्हीं मतलब जिन जो पैसे चुका सकते हैं, और बेसिकली जो अपने छोटा मोटा काम स्टार्ट करना चाहते हो। तो ये नॉन फार्म है, कृषि पर नहीं मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल इनकम एग्रीगेट इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, इसमें से क्या नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, यानी कि जो हमारी कंट्री है, जो हमारा राष्ट्र है, उसकी राष्ट्रीय आय को रिकॉग्नाइज करता है क्या, ओके। ये आपसे यहाँ पे पूछा गया। बाजार कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, तो ये तो नहीं होता। कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, बिल्कुल याद रखना, जो हमारी कंट्री का ओके एग्रीगेट होता है नेशनल इनकम का, वो फैक्टर कॉस्ट पे होता है। नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि जो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट है उसका फैक्टर कॉस्ट कितना है। सेवा कोऑपरेटिव मैंने अभी भी आपको बताया था, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। सेवा कोऑपरेटिव 1974 अहमदाबाद में स्टार्ट हुआ था, आरबीआई एंड गुजरात गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये सेवा कोऑपरेटिव बैंक को स्टार्ट किया गया था। आरबीआई ने भी इसमें क्या करी थी, इनकी हेल्प करी थी, ठीक है। इंडिया लॉन्च नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, जिसे हम बोलते हैं NSAP, ये प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया था, ठीक है। ये कब लॉन्च किया था, 1995 में इसको लॉन्च किया गया था। कब, 15 अगस्त 1995 में, ओके। ये बेसिकली सोशल असिस्टेंट देना था किनको, जो बहुत गरीब व्यक्ति होते थे, ठीक है। एक तरीके से पेंशन प्रोग्राम था गरीब व्यक्तियों के लिए। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ये कब इनेक्ट हुआ, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन भी आपको मैंने बता दिया था। और अब यहाँ पे एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं 2013, ये आपको पहले भी मैं पढ़ा चुका हूं। और अगर मैं NFSM की बात करूं तो 2006-7 में ये
आ गया था। Who among the following said that the government fiscal policy should be used to stabilize the level of output and employment? देख लो यहाँ पे क्या बोलता है, गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी होती है सेंट्रल बैंक की, फिजिकल पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की। फिजिकल पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट टैक्स देखती है कि किसको कितना टैक्स लगाना है, गरीबों को टैक्स छोड़ना है, अमीरों को टैक्स लगाना है। हालांकि भारत में उल्टा होता है इसका, गरीबों पर टैक्स लगाना है, अमीरों को टैक्स छोड़ देना है, क्योंकि भारत में तो जो अमीर होता है वो 10,000 करोड़ भी अगर लेकर चला जाएगा बैंक से, लंदन में आराम से सोएगा और महल में सोएगा, तो भारत सरकार कुछ नहीं कर सकती। लेकिन आप और हम अगर 1 लाख रुपए लेकर कहीं चले जाएं और हम गलती से चुका ना पाए, तो घर में पुलिस आकर घर पूरा बेच देगी, क्योंकि गरीब है। ठीक है। Who among the following said that the government fiscal policy should be used to stabilize the level of output and employment? तो यहाँ पे किसने बोला था कि जो गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी है वो स्टेबलाइज करने के लिए होनी चाहिए, आउटपुट का लेवल और अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार देने के लिए होना चाहिए, ना कि भारत में तो हालांकि इसका उल्टा होता है। तो ये जेम कीन्स ने बोला था। ठीक है, चलो अगला देखो क्वेश्चन। व्हेन वाज इंडियाज फर्स्ट एवर बजट प्रेजेंटेड? तो 1860 में जेम्स विल्सन, ये भी याद रखना, जेम्स विल्सन, इसको हम बोलते हैं द फादर ऑफ बजटिंग इन इंडिया। क्या बोलते हैं? द फादर ऑफ बजटिंग इन इंडिया। इन्होंने क्या करा था, शुरू किया था इंडियाज फर्स्ट एवर बजट प्रेजेंटेड। ठीक है, फर्स्ट एवर बजट 1860 में प्रेजेंट किया था। हालांकि 1947 में आर के शनमुगम सेट्टी ने किया था सबसे पहले बार प्रेजेंट, लेकिन वो आजाद भारत था। ये इंडिया का पहला बोला है इन्होंने। 1860 में जेम्स विल्सन ने इसको स्टार्ट किया था। कब हुआ था ये? ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 वाला आया था उसके बाद ये आया हुआ था। इनको तो फादर ऑफ इंडियन बजटिंग भी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कैपिटल रिसिप्ट? कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है भाई? कैपिटल रिसिप्ट होती है जब आप जो कैश और फंड का है वो इंक्रीज होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, नेटवर्थ में। ठीक है, और रेवेन्यू रिसिप्ट है वो इंक्रीज होती है इनकम में। ओके, तो 18 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? टैक्स रेवेन्यू। ये टैक्स रेवेन्यू जो आपने किसी पर टैक्स लगाया, जैसे सरकार ने राज्य के लोगों पर कर लगाया और उससे जो पैसा आया वो कैपिटल रिसिप्ट नहीं है। कैपिटल रिसिप्ट में आप पैसा अपने घर में लगाओगे, अपनी बिल्डिंग में लगाओगे, किसी उधार लोगे, वो होता है। इन जनरल डिफिसिट, डिफिसिट का मतलब होता है घाटा, इज कंसिडर्ड एज, तो जनरली हम क्या बोलते हैं? तो ये होता है फ्लो। फ्लो कंसेप्ट बोलते हैं कि भाई घाटा होगा, कभी नहीं भी होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, जिसे हम नैप्स स्कीम बोलते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब इसको लॉन्च किया था? 2016 में इसको लॉन्च किया था। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, MSDE बोलते हैं। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसने 2016 में इसको यहाँ पे लॉन्च किया था। ओके, व्हाई आर वेल्थ टैक्स एंड गिफ्ट टैक्स ट्रीटेड एज पेपर टैक्सेस इन इंडिया? वेल्थ टैक्स क्या होते हैं भाई? आपने जितनी, आपके पास जितनी पैसा है, आपके पास जितनी कमाई करते हो आप, कमाई का मतलब तो इनकम वाला अलग है, ये होता है वेल्थ का मतलब होता है जायदाद। और एक होता है गिफ्ट टैक्स। गिफ्ट टैक्स का मतलब होता है जैसे आप किसी को जमीन जायदाद गिफ्ट में कर रहे हो, उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ता है। तो क्यों ये टैक्स? सिर्फ हम क्या बोलते हैं कि ये कागजों में है, ये यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि दे डू नॉट जनरेट मच रेवेन्यू ऑन कंपैरिजन टू अदर्स, क्योंकि इसमें बहुत कम टैक्स होता है। टैक्स होता है जैसे आप जमीन खरीदोगे ना, ठीक है, जमीन किसी के नाम पे कर रहे हो तो वहां पे आपको टैक्स देना पड़ता है। वो इतना टैक्स नहीं होता, लोग इस चीज से बचते हैं, लोग सोचते हैं कम से कम ये चीजें कराएं ताकि हमें टैक्स ना देना पड़े, इसीलिए हम इसको सिर्फ क्या बोलते हैं, यहाँ पे सिर्फ पेपर टैक्स भी बोलते हैं। रिक्रिएशन सर्विस आर एग्जाम्पल। रिक्रिएशन सर्विस क्या होता है भाई? आप कहीं मनोरंजन होता है बेसिकली, ठीक है, मेले लगा देना, कहीं पे बुक फेयर लगा देना, ठीक है, तो ये जो सर्विसेज होती है कंज्यूमर गुड्स में आती हैं, उपभोक्ता वस्तु में आती है, कैपिटल गुड्स में नहीं आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर टू एज नियर मनी? निकट मुद्रा किसे कहते हैं? तो निकट मुद्रा भाई नेशनल सेविंग डिपॉजिट कहते हैं, जिसमें आप कुछ टाइम के लिए पैसा रखोगे और उस पर आपको डिपॉजिट पे आपको कुछ परसेंट यहाँ पे पैसा मिलेगा एज ए इंटरेस्ट, वो आपको मिल जाएगा।
ठीक है। तो नियर मनी क्या होता है, जो भी आप किसी एक फिक्स्ड अमाउंट के लिए जब पैसा आप डिपॉजिट कर देते हो, वो सब किसके अंतर्गत आता है, नियर मनी, यानी कि वो पैसा आपके पास ही बट अभी आपके पास नहीं है। IGOT कर्मयोगी एक इंटीग्रेटेड ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है जो कि लर्निंग अपॉर्चुनिटीज देगा किसको, तो ये देखा भारत के सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स को, IAS IPS जो भी होते हैं, जो सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स होते हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा व्यक्ति समझते हैं, जिनके चलने से रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, जबकि इन्होंने जब कसम खाई होती है कि जब हम राष्ट्र के लिए काम करेंगे तो राष्ट्र के लिए संपूर्ण अपना जीवन त्याग देंगे, लेकिन जब ये चलते हैं तो उन्हीं राष्ट्र के लोगों का रास्ता जो है ब्लॉक कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है, क्यों भाई IAS साहब, DM साहब चल रहे हैं, जबकि DM साहब ने तो शपथ खाई थी कि मैं इस देश की सेवा के लिए अपना जीवन तक वो दे दूंगा, तत्पर दे दूंगा, लेकिन भाई साहब तो 4 गाड़ियों में घूमते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, इसके लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा अभी। तो भाई ये इनको कंटिन्यूअस लर्निंग देने के लिए सिविल सर्विसेज ऑफिशियल्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि GNP, ओके, इनमें से कौन सा हम GNP पे इंक्लूड करते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पे, ठीक है। तो ये करते हैं हम सेल ऑफ अ न्यू शर्ट, ये हमारी GNP को बढ़ा रहा है, क्योंकि हमारे देश में ये बिक रहा है, पैसा हमारे देश में ही रहेगा, या फिर हमारे देश के वासी को मिलेगा अगर बाहर देश वाला भी खरीदेगा तो। किस साल में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को लॉन्च किया गया था भारत में, तो ये किया गया था 2021 में, है ना, बहुआयामी गरीबी सूचकांक जिसको हम बोलते हैं। ये चीज भी आप लोगों को यहाँ पे याद रखनी है। नीति आयोग ने किसके साथ में कोलैबोरेशन किया था, UNDP के साथ में मिलकर लॉन्च किया था इस चीज को, नीति आयोग प्लस UNDP। वेयर डज द कैश ग्रांट इन एड, कैश ग्रांट इन एड क्या होता है, जो पैसा आपको मदद के रूप में मिलता है फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज आर क्लासिफाइड, जो विदेशों से, जैसे US देता है भारत को पैसा, US $5 बिलियन देता है पाकिस्तान को ताकि वो आतंकवाद खत्म करे, हालांकि उसका यूज पाकिस्तान करता है आतंकवाद को बढ़ाने के लिए। तो वैसे ही कुछ ऐसे अमाउंट भारत भी देता है, जैसे भूटान को देता है, नेपाल को देता है। अब भारत को भी कुछ अमाउंट मिलती है, USA से ही मिलती है, तो वो होती है नॉन टैक्स रेवेन्यू, उस पर टैक्स नहीं लगता है, बेसिकली ये एज अ गुड जेस्चर के तहत दी जाती है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया, भारत में माइक्रो फाइनेंस सूक्ष्म वित्त के संदर्भ में एक होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप BLP, तो इसमें L का मतलब क्या होता है, सिंपली आपसे यहाँ पे ये पूछ रहे हैं, तो ये होता है बैंक लिंकेज प्रोग्राम, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, ये नीचे होता है बैंक लिंकेज प्रोग्राम, ठीक है। तो ये होता है एल्स का मतलब हो गया यहाँ पे लिंकेज, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो फाइनेंस यूनिट्स वर एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि सिंपली आपसे ये पूछ रहे हैं कितने माइक्रो फाइनेंस यूनिट्स, माइक्रो फाइनेंस का मतलब क्या है, छोटे छोटे जो लोन आपको प्रोवाइड करवाते हैं, तो इंडिया की इंडिपेंडेंस के समय कितने छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंस थे, ठीक है। तो हम उसे क्या कहते थे, सिंपली यहाँ पे आपसे ये कह रहा है तो हम इसे बोलते थे रूरल कोऑपरेटिव, क्योंकि ये जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप ये बाद में आए, है ना, सेवा सदन, सेवा ग्रुप यहाँ पे आपको बाद में देखना मिलता है, ग्रामीण मॉडल 1975 में आता है। तो आजादी के समय सिर्फ रूरल कोऑपरेटिव ही हुआ करती थी और उसके टाइम पे कुछ नहीं था। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया, भारत में पहला, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक जो जाति जनगणना जिसको हम बोलते हैं, ये हुआ था, ठीक है, 2011 में हुआ था। भाई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिहार, ये भी आप लोग याद रखना, बिहार में सबसे पहले इसको स्टार्ट किया गया था। बाद में अगर मैं राज्यों की बात करूं तो वैसे देश में तो 2011 के जो सेंसस था उसी में इसको जाति सेंसस भी बोला जाता है। सोशियो इकोनॉमिक भी देखा जाता है उस चीज को कि समाज में कौन कौन सी चीजें किस किस से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक, पहला RRB, ये रेलवे बोर्ड वाला नहीं है, रीजनल रूरल बैंक है, ठीक है। तो ये था प्रथमा बैंक, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1975, ये भी बता देता हूं मैं आपके लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आता है बहुत बार, ठीक है। सिंडिकेट बैंक की हेल्प से इसको खोला गया था क्योंकि एक स्पॉन्सर बैंक होता है इसमें, ये भी होता है, स्टेट गवर्नमेंट होती है और बैंक का अपना भी खुद इसमें रोल होता है,
ठीक है, ये चीज भी आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, ये भाई यूपी में खोला गया था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग? जीरो बेस्ड बजटिंग का मतलब क्या होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जीरो बेस्ड बजटिंग इंडिया इसको यूज करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है भाई, रीवैल्यूएशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज एवरी ईयर व्हेन बजट प्रोविजंस आर मेड। तो यहाँ पे क्या होता है जीरो बेस्ड बजटिंग में, कि हर साल जब बजट तैयार होता है तो सभी पहलुओं को दोबारा से देखते हैं और उनकी कॉस्ट दोबारा से लगाई जाती है। जैसे आज वो चीज 10 रुपए की है तो अगले साल वो चीज 12 रुपए की होगी, तो अब जो बजट बनेगा वो 12 रुपए के हिसाब से बनेगा, 10 रुपए के हिसाब से नहीं बनेगा। इसे हम बोलते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग। ओके, जो मैं एक नॉर्मल सा तुम लोग समझा रहा हूँ, हालांकि इसकी जो क्लासिफिकेशन डिस्क्रिप्शन है वो बहुत अलग है। हाउ मेनी अदर मेंबर्स आर देयर इन द फाइनेंस कमीशन एक्सेप्ट चेयरमैन के अलावा? वित्त आयोग में कितने मेंबर्स होते हैं? तो टोटली 5 होते हैं, एक इसमें चेयरमैन होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अभी वर्तमान में 16th फाइनेंस कमीशन का गठन हो चुका है, जिसके जो अध्यक्ष हैं वो है अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया, ये भी आप लोग यहाँ पे याद रखना, अरविंद पनगड़िया को चुना गया। ये नीति आयोग के सबसे पहले उपाध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, अभी तो सुमन बैरी हैं, अब मे भी आगे और भी चेंज हो सकते हैं जब ये वीडियो आप आगे देख रहे होंगे, 1 साल बाद 2 साल बाद। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये जो है आपकी एक स्कीम है, 2015 में लॉन्च करी गई थी, जहां पे लोन दिया जाता है नॉन कॉर्पोरेट, यानी कि जो कॉर्पोरेट से रिलेटेड का मतलब है कि भाई कोई प्राइवेट कंपनीज में ना लगाते हो, नॉन फार्म स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेज, यानी कि वो व्यक्ति कृषक भी नहीं होना चाहिए। तो ये सिर्फ मुद्रा लोन इन्हीं को मिलता है, किसी प्राइवेट कंपनी को नहीं, किसी गैर कृषक इंसान को मिलता है, कृषक को भी नहीं मिलेगा ये। ठीक है, तो ये किसको मिलता है भाई? ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलरली ये बोला गया है कि भाई कितने अमाउंट यहाँ पे मिल जाती है, तो 10, यहाँ पे 10 लाख रुपए का मिलता है। अभी तो ये 20 लाख हो चुकी है, अभी इसमें और चीजें एक्सटेंड होती जा रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू? नॉन टैक्स रेवेन्यू, अभी आपको मैंने ऊपर बताया था कि जो बोरिंग्स होती है दूसरे देश से जो हमारी आती है एज ए एड के रूप में, एज ए हेल्प के रूप में, उसमें टैक्स नहीं लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट में कौन सी आती है, इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम कौन सी होती है, आपने 100 रुपए दिए किसी को ब्याज में, 10% ब्याज में, उसमें आपको इंटरेस्ट मिला 10 रुपए, तो इस पे आपका टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान दें, इंटरेस्ट इनकम इसी को बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कमर्शियल बैंक? इनमें से कौन सा कमर्शियल बैंक नहीं है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिल्कुल बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक बिल्कुल बैंक है, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर बिल्कुल है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ये बैंक नहीं है। ये एक सुपरवाइजरी बॉडी है जो भारत में रूरल फाइनेंसिंग को रेगुलेट करती है और रीजनल रूरल बैंक्स को सुपरवाइज भी करती है। ठीक है, ये इंस्पेक्शन भी करती है रूरल बैंक्स का, और ये सुपरवाइजरी बॉडी है जो भारत में रूरल फाइनेंसिंग को क्या करती है, चेक करती है। द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम, ये किसने लॉन्च किया था? अभी आपने एल का फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन में देखा था। ठीक है, तो ये नाबार्ड ने शुरू किया था भाई, मैं आपको बता चुका हूं, रूरल फाइनेंसिंग को कौन चेक करता है, नाबार्ड चेक करता है, नाबार्ड ही देखता है। ठीक है, तो ये इन्होंने 1992 समथिंग में, 93 समथिंग में इसको यहाँ पे शुरू किया था। ठीक है, बैंक लिंकेज प्रोग्राम, यानी कि जो सब्सिडरी जो यहाँ पे बेनिफिशियरी है उसका जो अकाउंट था वो बैंक से जोड़ने के लिए। ओके, आइडेंटिफाई द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स of the cooperative development fund CDF model of SHG regarding its focus on membership from the following? सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, इनके लिए हमने कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फंड चलाया था। ठीक है, ऐसा ये कह रहे हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है, इट इंक्लूड बोथ पुअर एंड नॉन पुअर मेंबर्स, इसमें गैर गरीब और गरीब दोनों सदस्य शामिल हो सकते हैं SHG में, और दोनों को यहाँ पे लोन दिया जा सकता है, छोटे छोटे अमाउंट, 1000, 2000, 10,000, 5,000, छोटे मोटे लोन। ठीक है, क्योंकि बड़े लोन तो सिर्फ भारत में चोरों को ही मिल सकता है ना, एक अच्छे इंसान को, मेहनत इंसान को बड़ा लोन थोड़ा ना मिलेगा, क्योंकि वो तो चुका देगा। ओके, हम तो लोन उसको देंगे जो चुका नहीं पाएगा, जो चोर के भागेगा, जो उसमें से कुछ पार्ट हमें देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वालिटी ऑफ द पब्लिक गुड? ठीक है, तो ये है नॉन रेवलरस। ठीक है, क्वालिटी ऑफ पब्लिक गुड मैंने आपको बताया था जो पब्लिक के लिए होता है, जैसे कि पार्क हो गया, जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं
ओके, जो क्या होती है पर्टिकुलरली, ये होते हैं नॉन रेवलर्स, गैर प्रतिद्वंदी, इस पे कोई क्लेम भी नहीं करता है। पार्क है, ये सब है, जो भी चीजें हैं, रोड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट? रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं वैसे तो, ठीक है। रेवेन्यू रिसीट का पार्ट कौन सा नहीं है? अगर आपने वर्ल्ड बैंक से उधार लिया है देश के विकास के लिए, तो वो किस में आता है भाई? वो आता है आपका किस में? वो आपकी किस में आता है? वो आता है आपका दूसरी चीज में, ठीक है। नॉट अ कंपोनेंट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट, जीएसटी रेवेन्यू में आता है बिल्कुल, ठीक है। प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करने में जब गवर्नमेंट को टैक्स दोगे वो भी रेवेन्यू में आएगा। ग्रांट रिसीव्ड बाय यूनेस्को, बिल्कुल यूनेस्को वाला आता है। वर्ल्ड, देखो ग्रांट आता है, बोरोड तो आपने लिया है, तो ये कंपोनेंट नहीं है, ये कंपोनेंट नहीं है रेवेन्यू रिसीट का। ओके। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, ठीक है, कौन से स्टेट ने लॉन्च करी थी भाई? मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, बेसिकली काम करो और पैसे कमाओ, ठीक है। मध्य प्रदेश ने इसको रिसेंटली लॉन्च किया था, कुछ टाइम के बाद, जॉब्स क्रिएट करने के लिए। देखो नरेगा की बात कर रहे हैं, NREGA, ठीक है। नरेगा कब पास किया गया था? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसमें 100 दिनों का काम व्यक्ति को दी जाता है जो कि बेरोजगार व्यक्ति है। अपने घर के आसपास जाकर वो रोड वोड और कैनाल वेनाल उस चीज का निर्माण करते हैं। 200-300 रुपए समथिंग यहाँ पे उनको दिहाड़ी दी जाती है, ठीक है। 2005 में इसको शुरू किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रॉबैक ऑफ द बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम क्या होता है? जैसे मैंने 1 किलो चावल लिया और सामने वाले ने 1 किलो प्याज लिया, उसने मुझे दिया, मैंने उसे दिया, तो हमको ऐसा लगा कि भाई मेरे इस सामान के बदले तेरा ये सामान मैंने ले लिया। तो बस ये एक तरीके से बार्टर सिस्टम, इस टाइप के सिस्टम में यानी कि करेंसी नहीं चलती है, ठीक है। ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सरप्लस गुड्स आर रिप्लेस्ड विद अदर गुड, नहीं, ये ड्रॉबैक नहीं है। सरप्लस गुड्स नहीं बेचते हैं। इसके पास जैसे मान लो कोई गोल्ड था और इसने यहाँ पे कुछ गोल्ड दिया, 4-5 दिया, 6 गोल्ड दिया, इसने इसको 1 हीरा दे दिया, तो ऐसे में भी बार्टर सिस्टम चलता है, तो ये इसका कोई पार्ट नहीं है। नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग एनविसेक बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज कॉल्ड, ठीक है। अभी आपको बताया था मैंने, IGT मिशन कर्मयोगी किसके लिए है? सिविल सर्विसेज के लिए है, जहाँ पे उनको बहुत सारी चीजों के बारे में बताया जाएगा, एथिक्स के बारे में समझाया जाएगा, जिसका उनका पेपर भी होता है, जो बाद में कभी यूज ही नहीं होता आज तक, ठीक है। तो यहाँ पे मिशन कर्मयोगी किसके लिए है भाई? सिविल सर्विसेज के लिए है, उनकी ट्रेनिंग के लिए है। Who amongst the following stated the ग्रामीण मॉडल ऑफ माइक्रो फाइनेंस? ये किसने लॉन्च किया था? ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सिंपली आपको मैं बता देता हूँ, आज की डेट में तब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अब आप ये वीडियो बहुत बाद में देखोगे तो वो अलग बात है। ये जो मोहम्मद यूनुस है, ठीक है, इन्होंने टेक ओवर कर लिया था शेख हसीना की सरकार के बाद एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। तो ग्रामीण मॉडल ऑफ माइक्रो फाइनेंस ये इन्हीं की देन है। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, ये एग्जाम में बहुत बार आ रखा है, ठीक है। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 1983 के आसपास इन्होंने इस चीज को यहाँ पे शुरू भी किया था। हालांकि भारत में 1975 में स्टार्ट हो गया था रीजनल रूरल बैंक, लेकिन 1983 में इन्होंने स्टार्ट किया था बांग्लादेश में। इन्हीं को ही बोलते थे फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंसिंग, मोहम्मद यूनुस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक गुड्स? इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है पब्लिक गुड का? पब्लिक गुड्स के बारे में आपको बताया था, ठीक है। अपने घर में ड्राइव अवे करना, ये एक पब्लिक गुड्स का नहीं है भाई। आप अपने घर में जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, आपकी मर्जी है। आप किस गाड़ी में जा रहे हो, ट्रक में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है। आपको टोल भी देना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। राष्ट्रीय रक्षा देश का मामला है, कानून प्रवर्तन ये भी देश का मामला है, स्वच्छ हवा तक पहुंच ये भी देश आपको प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। हालांकि देश इसमें से कुछ भी प्रोवाइड नहीं करवा रहा है, वो अलग बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द गवर्नमेंट अकाउंट्स ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा भारत का अकाउंट नहीं है? पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, बेसिकली ये किस लिए होता है भाई? लोगों के जो पैसा दिया है टैक्स में, वो इसमें आता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो भारत के बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं उनको सैलरी जाती है, 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख। जनरल प्रोविडेंट फंड ये पर्टिकुलरली आपका खुद का होता है, ये इंडिविजुअल का होता है, लोगों का होता है, पब्लिक का होता है, ठीक है। ये गवर्नमेंट अकाउंट नहीं होता। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया ये भी गवर्नमेंट अकाउंट है, तो ये सी वाला हो गया आपका राइट आंसर।
इफ द टैक्स रेट इंक्रीज विद द टैक्सेबल बेस देन दिस टाइप ऑफ टैक्सेशन इज कॉल्ड। तो जो टैक्स का जो रेट है वो इंक्रीज होता है टैक्स के हिसाब से। जैसे मान लो 10 रुपए, अगर 100 रुपए अगर आप कमाते हो तो 5% टैक्स है। वो बोलती है ना निर्मला सीतारमण, 500 रुपए कमाओगे तो 10% टैक्स देना पड़ेगा, 1,000 रुपए कमाओगे तो 15% टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जब टैक्स इंक्रीज होता है आपके अमाउंट के साथ में, इस टाइप के टैक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। रेवेन्यू अकाउंट इंक्लूड्स आइटम रिलेटेड टू द डैश। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, रेवेन्यू अकाउंट इंक्लूड्स आइटम रिलेटेड टू द। ठीक है, रेवेन्यू अकाउंट्स इंक्लूड आइटम, रेवेन्यू अकाउंट में कौन से आइटम्स इंक्लूड होते हैं? ठीक है, तो ये याद रखना, ये किसमें होते हैं? ये होते हैं ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर। रेवेन्यू अकाउंट में ये सारे के सारे जो अकाउंट होते हैं, ठीक है, ये सब रिलेट करते हैं, करंट का भी, पिछला का भी, और जो चल रहा है अभी और आगे आने वाला भी। ठीक है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का भी ये देखता है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना इंप्लीमेंट किया गया था किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया गया था? ईपीएफओ। ठीक है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ईपीएफओ सुना होगा ना आपने, इसमें वैकेंसीज भी कई बार आती है। ईपीएफओ ऑफिसर्स भी सुना होगा आपने। ठीक है, ईपीएफओ आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना इनके द्वारा लॉन्च किया गया था। Which one of the following age group is considered as working population और वर्किंग एज इन इंडिया? यानी कि ये वो पॉपुलेशन है, युवा पॉपुलेशन जिसको हम बोलते हैं, जो लोग काम करते हैं भारत में। ठीक है, तो जनरली ये है 15 से 59 ईयर्स, क्योंकि इसके बाद रिटायरमेंट की एज आ जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 3 मेन डायमेंशंस ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी? 1991 में एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी भारत में आई थी, यानी कि सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी वो 1948 में आई थी। इसके बाद बहुत सारे चेंजेस हुए। 1991 में एक पॉलिसी आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, है ना, जब भारत को बहुत बड़ी आर्थिक मंदी थी। ठीक है, तो आपने सुना होगा वो एलपीजी रिफॉर्म्स, लोकल लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन नहीं था। ठीक है, नॉट इंक्लूडेड। तो ये चीज समझ में आया आपको? तो ये डी नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया? कौन सी इसमें सरकारी कंपनी है? ठीक है, तो टाटा वाली टाटा की कंपनी है, बजाज वाली बजाज वालों की है, हिंदुस्तान वाली हिंदुस्तान की कंपनी है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल जिसको हम बोलते हैं, ये एक सरकारी कंपनी है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी नहीं है। व्हाट डज एम स्टैंड फॉर? भीम यूपीआई। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये चीज आप लोगों को पता है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, भारत इंटरफेस फॉर मनी बोलते हैं ना, बी एस से भारत, आई से इंटरफेस, एम से मनी। ठीक है, तो एम क्या हो गया यहाँ पे? 54 का आपका आंसर क्या हो गया? सी आपके लिए राइट आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फीचर ऑफ कैपिटल गुड? इनमें से कौन सा एक कैपिटल गुड का फीचर है? ये आप लोगों को मैंने कैपिटल गुड्स के बारे में पहले भी बता रखा है। ठीक है, ये पर्टिकुलरली क्या होते हैं भाई? ड्यूरेबल होते हैं। ठीक है, एंड ये बहुत जल्दी खत्म नहीं होते हैं। पहली चीज तो ये होती है कैपिटल गुड्स की। ठीक है, तो 55 का आंसर क्या है? दे आर ड्यूरेबल। ठीक है, यानी कि बहुत लंबे समय तक के लिए चलने वाले होते हैं, टिकाऊ होते हैं भाई। ठीक है, टूटते फूटते नहीं है। कैपिटल गुड्स यही होती है, जैसे बिल्डिंग है आपकी भाई, 100-200 साल तो चल जाएगी ना। आपका घर होगा वो भी तो कैपिटल गुड्स में आता है, वो भी 200 साल तक 100 साल तक तो चले जाएगा घर, अगर आप तोड़ोगे नहीं तो। इन विच ईयर वाज पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना अनाउंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ठीक है, तो ये कैसे लॉन्च की गई थी? 2014 में इसको मोदी जी ने लॉन्च किया था। Who among the following is appointed as the chairman of 16th फाइनेंस कमीशन? अभी आपको बताया था मैंने, अरविंद पनगड़िया। 15th फाइनेंस कमीशन के नंद किशोर सिंह ये थे। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है मे बी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द रेवेन्यू डिफिसिट? रेवेन्यू का मतलब होता है राजस्व, डेफिसिट का मतलब होता है घाटा। भाई रेवेन्यू डिफिसिट कब होगा? जब लोगों ने कर जितना आपको दिया उससे ज्यादा आपने खर्च कर दिया, अपने जेब में डाल लिया। ठीक है, तो वो हो गया आपका घाटा। समझ में आ गया? तो भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट,
ये होता है रेवेन्यू डिसिप्लिन, यानी कि जितना आपने खर्च कर दिया और जितना आपको मिला, भाई आपको तनख्वाह मिलती है 10 रुपए, खर्च करते हो 11 रुपए, तो नुकसान कितना रुपए का होगा? 1 रुपए का। समझ में आ गया अब? तो यहाँ पे ये हो गया आपका, ठीक है। हाँ, द स्कीम दैट कवर्स आर्टिसंस रिलेटेड टू 18 फील्ड, ठीक है, यानी कि वो कामगार 18 फील्ड से रिलेटेड होना चाहिए जो इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, और इनको इंक्लूड करा जाएगा पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड पीआईडीएफ फंड से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये एक फंड है, ठीक है। ये सिर्फ उनके लिए है जैसे जो कुम्हार जो घड़ा बनाता है, कारपेंटर, वेल्डर, ठीक है, ब्लैक स्मिथ, लोहार। तो पीएम विश्वकर्मा स्कीम के तहत इनको जोड़ा जाएगा, इनको लोन दिया जाएगा, ठीक है। और वही लोन दिया जाएगा इनको भी कितना? 1,000, 2,000, 10,000, 15,000, क्योंकि लाखों का लोन तो ये चुका देंगे जिससे देश को फायदा होगा। देश से फायदा होने वाला काम गवर्नमेंट क्यों करेगी? वो तो लोन देना है विजय माल्या को और नीरव मोदी को, है ना, ताकि वो लोग क्या कर सकें भाई, देश से भाग सकें पैसा ले जाके, तभी तो देश को फायदा होगा। पैसा मिल रहा है वापस थोड़ी ना फायदा है, ठीक है। 60 वाला क्वेश्चन देखो, which of the following banking institution played an instrument role in financial inclusion through microfinance loan and their expansion in India? तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे भारत के बैंकिंग व्यवस्था में, ठीक है, जहां पर ये छोटे छोटे लोन्स भी बांटता है उन लोगों को, ठीक है। ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, सिंपल सा ये आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है नाबार्ड। नाबार्ड स्मॉल लोन्स भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये एक अच्छी बात है, और ये एक बैंकिंग तो नहीं है, बस एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पे जाके आप डिपॉजिट नहीं कर सकते हो अपना पैसा, लेकिन ये क्या करती है, ये विद द हेल्प ऑफ रूरल बैंक्स ये लोन्स भी प्रोवाइड करते हैं, छोटे छोटे लोन्स दे देती है। नाबार्ड से आप जाके ले सकते हो, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के बारे में मैंने आपको बताया था, जो वैसे संस्थान जो छोटे छोटे लोन प्रोवाइड करवाती है ना, तो वो अधिकांश माइक्रो फाइनेंसिंग कार्य विकासशील देशों में होते हैं। मेजोरिटी ऑफ, ठीक है, माइक्रो फाइनेंसिंग ऑपरेशन अकर इन डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं ओनली, तो यही होगा। डेवलप्ड कंट्री में तो जरूरत ही नहीं पड़ती, ये होंगे डेवलपिंग कंट्री, जैसे कि आपका इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, पाकिस्तान भी एक डेवलपिंग कंट्री है, टेररिस्ट कंट्री है, ठीक है, और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो डेवलपिंग स्टेज में है, तो उन्हीं जगह पर ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होते हैं क्योंकि उनको जरूरत पड़ती है। इन इंडिया डॉक्यूमेंटेड बाय स्टडी in which level of education is majority of the people unemployed, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा पूछा गया है कि भारत में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड वो लोग हैं जिन्होंने कहाँ तक की पढ़ाई कर ली है, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लोग सबसे ज्यादा क्या है, बेरोजगार है। क्यों? क्योंकि ग्रेजुएट करने के बाद तो भाई दिहाड़ी करी नहीं जाएगी, गड्ढा खोदा नहीं जाएगा, क्योंकि पेन चलाना सीख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट सबसे ज्यादा बेरोजगार है आज के डेट में, ठीक है। विच मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया लॉन्च द प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, PMRPY? तो प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना किसके द्वारा शुरू करी गई थी? तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा। इफ लेबर इज एम्प्लॉयड इन अ जॉब बट इज नॉट एक्चुअली यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो इसे हम क्या कहते हैं? अगर आपने एक लेबर को लगा रखा है, ठीक है, पर उसका काम नहीं लिया जा रहा है प्रोडक्शन के लिए, किसी भी प्रोडक्शन के लिए, किसी भी गुड्स एंड सर्विस, आपने लेबर तो लगा रखी है, लेबर ले रखी है, लेकिन वो खाली बैठी है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये आप क्या बोलोगे, इसको किस चीज में ऐड करोगे? तो ये होता है डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। तो इफ लेबर इज एम्प्लॉयड इन अ जॉब बट इज नॉट एक्चुअली यूटिलाइज फॉर द प्रोडक्शन, यानी कि वो जो लेबर है उसके अंदर वो स्किल ही नहीं है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर पाए, हालांकि वो जॉब में है अभी भी, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोमिसेस 100 डेज ऑफ गारंटी वेज? आपको बताया, मैंने आपको अभी बताया था कि कौन सी योजना में लोगों को जो अनएम्प्लॉयड है उनको 100 दिन का काम दिया जाता है, 100 दिन तक के लिए, कि आपको 100 दिन का काम हम देंगे, 200 या 250 300 रुपए समथिंग उनको दिहाड़ी दी जाती है। तो मनरेगा है ना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में जो शुरू किया गया था, जब ये क्वेश्चन पहले आया था तो मैंने आपको बताया था।
व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द ऑफिस ऑफ सीएजी? सीएजी का काम क्या होता है? सीएजी का काम होता है जो देश का पैसा है, जो लोगों ने टैक्स के रूप में दिया है सरकार को, उसका अच्छी तरीके से यहाँ पे क्या हो, फाइनेंस लोगों तक मिले, यानी कि लोगों के भले के लिए हो। तो इन्वेस्टिगेटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये मेन पर्पस है सीएजी का भारत में। ठीक है। एयर एंड नेशनल डिफेंस, जो हमारी एयरफोर्स है, हमारी आर्मी है, ये किस टाइप के गुड्स के अंतर्गत आती है? एग्जांपल्स हैं, ये किस टाइप के गुड्स में आती है? मैंने आपको अभी बताया था कि पब्लिक गुड्स में ये सब आते हैं। रोड्स हो गया, स्ट्रीट लाइट्स हो गया, हमारे डिफेंस हो गया, ठीक है, हमारे नेशनल पार्क्स हो गए, हमारे बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, सब किस में आते हैं? पब्लिक गुड्स के अंतर्गत आते हैं, लोगों के लिए है ना ये तो। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना PMRPY, इसको लॉन्च करा गया था किस गवर्नमेंट के द्वारा? 2016 में। तो अभी इससे पहले ये वाला क्वेश्चन भी यही था। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आई थिंक दोबारा से रिपीट हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको आपने कर लेना है, ठीक है। तो ये 2019 में, ठीक है, बेसिकली 2016 में इसको शुरू किया गया था, 2019 तक ये प्रोग्राम चला था, 2016 में इसको लॉन्च किया गया था, है ना, वहां पे बोल भी रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया? भारत में इनमें से कौन सी प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री नहीं है? डाबर की कंपनी है भाई, टिस्को टाटा की कंपनी है, बजाज ऑटो बजाज की है, भेल हरिद्वार में है, उत्तराखंड के भेल हरिद्वार में है भाई, ठीक है, और ये क्या है? सरकारी कंपनी है। हाउ मेनी सेंट्रल बैंक्स कैन अ कंट्री हैव? एक देश में कितने केंद्रीय बैंक हो सकते हैं? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं बोल रहा हूं, केंद्रीय बैंक हमेशा एक ही होता है। सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यूएसए में होता है फेडरल बैंक, ठीक है, फेडरल बैंक ऑफ यूएसए बोलते हैं जिसे हम, ठीक है, तो सिर्फ एक ही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री? इनमें से कौन सी प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसे हम बोलते हैं LIC, सरकारी कंपनी है। भेल कहां पर है? हरिद्वार में ये कंपनी है, तो ये भी एक सरकारी कंपनी है। सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी एक सरकारी कंपनी है। टाटा आयरन स्टील कंपनी टाटा की है, जो कि प्राइवेट कंपनी है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। यूनियन बजट 2023 में एक स्कीम, सब स्कीम का मतलब होता है स्कीम के अंतर्गत स्कीम, ठीक है, ये क्या करी गई थी? शुरू करी गई थी 6,000 करोड़ के साथ में। सिर्फ किसके लिए? फिशर्समैन के लिए, फिश को बेचने वाले लोगों के लिए, स्मॉल एंटरप्राइजेस खोलने के लिए, ताकि वो जो मच्छी बेचने वाले होते, बेसिकली मच्छी का काम करने वालों के लिए यहाँ पे एक सब स्कीम लॉन्च करी गई थी। यानी कि सब स्कीम का मतलब होता है एक स्कीम के अंतर्गत एक और स्कीम, ठीक है, एक स्कीम तो पूरी हो नहीं जाती, दूसरी स्कीम ये खोल देते हैं। तो प्रधानमंत्री मत्स्य का मतलब होता है भाई, मत्स्य का मतलब ही फिश होता है, तो मत्स्य संपदा योजना ये है सब स्कीम, ठीक है, इसमें मछुआरों को यहाँ पे फायदा मिलेगा। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2023-24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग? सबसे ज्यादा व्हीट का प्रोडक्शन कौन करता है भारत में? उत्तर प्रदेश करता है, और वेस्ट बंगाल करता है चावल का। ये भी आप लोग ध्यान रखना, एग्जाम में आता है। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर 2023-22-23, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन? इनमें से कौन सा राज्य गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करता है? इसका आंसर भी उत्तर प्रदेश है। ये भी आप लोग ध्यान देना, वीट में भी आगे है उत्तर प्रदेश, और किस में आगे है? गन्ने में भी आगे, आलू में भी आगे, ठीक है। चावल में तो वेस्ट बंगाल है, क्योंकि वहां पे दोनों टाइम पे ठंड हो चाहे गर्मी हो, दोनों में वो लोग चावल उगा देते हैं। द बजट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज नोन एज, ठीक है, तो हम इसे क्या बोलते हैं? यूनियन बजट बोलते हैं। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं, है ना, संविधान के अनुसार। विच फाइनेंशियल प्रोडक्ट आर कॉमनली ऑफर्ड बाय माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन? इनमें से कौन सा प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ही इंडिया में प्रोवाइड करवाता है? लो इनकम इंडिविजुअल सेविंग क्रेडिट, ये सब देना किसका काम है? ठीक है, ये काम है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का। छोटे छोटे जो होते हैं ना, जो पैसे छोटे छोटे मोटे काम, जैसे 100 रुपए जमा करा दिए डेली, ठीक है, 200 रुपए डेली जमा करा दिए, महीने में 500 रुपए का काम कर लिया, सेविंग करवा ली, छोटे छोटे बचत जो होते हैं, वो काम होता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का भारत में। डैश वाज लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2020 टू मेक द कंट्री एंड इट्स सिटीजन इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ सफिशिएंट इन ऑल रिस्पेक्ट? इनमें से कौन सी स्कीम को लॉन्च किया गया था
भारतीय सरकार द्वारा 2020 में, ताकि जो यहाँ के लोग हैं वो इंडिपेंडेंट हो पाए, सेल्फ सफिशिएंट हो पाए हर चीज में, यानी कि खुद से ही आत्मनिर्भर जिसको हम बोलते हैं। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान, ठीक है, जैसा नाम से बात चल रहा है, सेल्फ सफिशिएंट आत्मनिर्भर ही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, इनमें से कौन सा नेशनल इनकम में नहीं आता? नेशनल इनकम क्या होती है? जो हमारे लोग होते हैं, ठीक है, लोगों के द्वारा कमाया गया पैसा, जो अमाउंट होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है, उसका आता है नेशनल इनकम में काम। ओके, तो इनकम जो रिसीव करता है डोनेशन से, वो कभी भी इंक्लूड नहीं होती है नेशनल इनकम। कोई भी पैसा आया किसी के डोनेशन से, दान दिया किसी ने अगर, तो वो नेशनल इनकम में नहीं आता है, ठीक है, ग्रांट इन एड के अंतर्गत वो उसको हम ले लेते हैं। स्टंटेड ग्रोथ, ओके, स्टंटेड ग्रोथ विच इज कॉमन इन चिल्ड्रन ग्रोथ ग्रोइंग अप टू द एक्सट्रीम पॉवर्टी इज अ श्योर साइन ऑफ, ठीक है, स्टंटेड ग्रोथ, अवरुद्ध विकास, यानी कि विकास ही नहीं हो रहा है। नाम तो विकास है लेकिन विकास हो ही नहीं रहा है। ओके, तो ये होता है अंडर न्यूट्रिशन, जहां पे लोगों के पास खाना नहीं है, खाने के लिए खाने की कमी है, बच्चों को माल न्यूट्रिशन हो रहा है, बच्चों के पास पूरा खाना है ही नहीं। ठीक है, बच्चे बेचारे बिना खाने के ही मर जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज टेकन अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ फीमेल लिटरेसी? भारत में, मतलब भारत में जो महिलाएं होती है उनकी साक्षरता के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसमें क्या होता है, उनको यहाँ पे पढ़ाई के लिए फ्री में एनकरेज करा जाता है और उनकी फीस भी नहीं लगती है। इन प्रिंसिपल ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आर वैल्यूड एट, जो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज है, किसी भी आप रेस्टोरेंट में जाते हो, वहां पे पैसा देते हो, वो सर्विस है उनकी, वो आपको खाना दे रहे हैं। होटल में जाते हो सोने के लिए, वो आपको सर्विस दे रहे हैं एक दिन में रहने के लिए। आप देहरादून से दिल्ली जाते हो बस में, कैब में, कार में, ट्रेन में, सब सर्विसेज तो हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है? इन प्रिंसिपल ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, इनकी वैल्यू क्या होती है? बेसिकली अगर यहाँ पे आप सोचोगे कि भाई मोमो बेचने वाला है, ठीक है, तो मोमो बेचने वाला भाई एक जगह 10 रुपए का दे रहा है, दूसरी जगह 100 रुपए का थोड़ा मिल रहा होगा भाई, इसके आसपास 10-12 रुपए का ही मिल रहा होगा ना। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज होती है, इसका मार्केट वैल्यू पे चलता है हर चीज। मार्केट में ऐसा नहीं होगा कि भाई 500 रुपए का मोमो है तो कोई खाएगा ही नहीं, फिर तो 10 रुपए का प्राइस है, 500 रुपए में बेच रहा है तू, तो सब 10 रुपए वाले के पास जाएंगे। तो मार्केट वैल्यू पे चलता है गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस। Which of the following is an example of non-durable good? ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या होता है भाई? जो ज्यादा समय तक चलता है। तो नॉन ड्यूरेबल मतलब कि कम समय तक चलेगा। तो टॉयलेटरीज भाई ये कांच की बनी होती है, टाइल्स की बनी होती है, इनका पत्थर थोड़ा कमजोर होता है, गिर जाएगा तो टूट जाएगा, जैसे घड़ा होता है ना, बहुत जल्दी टूट जाता है। ऑटोमोबाइल लोहे का होता है, हाउस होल्ड अप्लायंसेस भी ज्यादातर चल जाते हैं 1-2 साल तक, 2 व्हीलर तो वैसे ही लोहे का। टॉयलेटरीज किसकी होती है? कांच की बनी होती है ज्यादातर, तो वो टूट जाती है। व्हाट इज द रोल ऑफ बिजनेस फर्म इन इकोनॉमी? हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें बिजनेस का क्या काम होता है? जो भी बिजनेसेस होते हैं वो पर्टिकुलरली किस प्रकार से हेल्प कर रहे होते हैं? तो ये कैसे हेल्प कर रहे होते हैं? गुड्स को प्रोड्यूस करके, ठीक है। फ्लिपकार्ट है, स्विगी है, जोमेटो है, ये खाना सर्विस कर रहे हैं। फ्लिपकार्ट कपड़े कर रहा है, कुछ और आइटम्स आपको सर्व कर रहा है। कोई कंपनी है वो आपके लिए चप्पल बना रही है, जूते बना रही है, तो गुड्स और सर्विसेज ही क्या कर रहे होते हैं? पर्टिकुलरली ये जनरेट कर रहे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइस? प्राइस की विशेषता क्या है? यानी कि पैसे जो यहाँ पे मूल्य होता है उसकी विशेषता यहाँ पे क्या है? नॉर्मली आपसे यहाँ पे पूछा गया। तो ये प्राइस भाई पेमेंट पीरियड होता है। प्राइस आपको मैंने 100 रुपए दे दिए ना, ठीक है, अगर इसकी कीमत 100 रुपए थी, ठीक है, इसकी कीमत 100 रुपए थी तो मुझे आपको 100 रुपए ही देना पड़ेगा, ज्यादा 90 रुपए दे पाऊंगा अगर मैं आपका बार्गेनिंग करता हूं तो प्राइस की विशेषता क्या है? ये पेमेंट पीरियड है भाई, भुगतान करना पड़ता है आपको, ठीक है। प्राइस का सबसे विशेषता यही कि वो भुगतान करनी पड़ती है, यानी कि आपको पे करना पड़ेगा प्राइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रोडक्ट? प्रोडक्ट का विशेषता यहाँ पे क्या है? हालांकि ये मार्केटिंग के क्वेश्चन है, लेकिन ये कंप्यूटर इकोनॉमी के अंतर्गत ही मैं इसको ले सकता हूँ, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोडक्ट? ये क्या है? वैरायटी। भाई प्रोडक्ट की जब तक वैरायटी नहीं होगी तब तक लोग इस चीज को मानेंगे नहीं। कहने का मतलब ये है कि भाई आपके पास कोई प्रोडक्ट है तो उसमें वैरायटी होनी चाहिए। भाई काला, हरा, नीला, पीला कपड़े देखने जाते हैं ना, तो वहां पे रंग मांगते हो ना अलग अलग, वो इसलिए मांगते ताकि आपके शकल पे, आपके फेस पे सूट कर सके। डिमांड
is a economic principle referring to a consumer desire to purchase goods and services. लोग हैं, मान लो एक ही चीज को खरीदना चाहते हैं, अगर कोई एक ही चीज उनको पसंद आ रखी है तो वो हो जाएगी उनकी डिमांड, और वो डिमांड मान लो एक ही चीज है वो पूरी दुनिया में, तो पूरी दुनिया उसको खरीदना चाहेगी। तो ये क्या है कि भाई वो चीज है ही नहीं, मतलब कि वो उसकी सप्लाई नहीं है, सिर्फ डिमांड है, तो वो चीज महंगी हो जाएगी। लेकिन क्या होता है कि एक तो होता है कि किसी सामान की बहुत ज्यादा सप्लाई है और डिमांड कम है तो उसके प्राइस कम हो जाएंगे, है ना, जो चीज बिकती है वही चीज दिखती है। ठीक है, तो डिमांड जो ये होती है इकोनॉमिक प्रिंसिपल में, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए, तो वो होती है एट ईच पॉसिबल प्राइस। ठीक है, पॉसिबल प्राइस तक पहुंचने के लिए होता है, कोई चीज इतनी महंगी नहीं कर देंगे किसी भी चीज को कि भाई वो चीज कोई ले ही ना पाए, तो फिर वो बिकेगी भी नहीं। लेबर इंटेंसिव टेक्निक आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन विच इकोनॉमी। लेबर इंटेंसिव टेक्निक, बहुत ज्यादा लेबर सघनता, ठीक है, तो ये किसमें होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में होता है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर फोकस नहीं करते फायदे पे, सोशलिस्ट इकोनॉमी पे फायदे पे फोकस नहीं करा जाता, ये फॉर्म करते हैं रिफॉर्म्स में। रिफॉर्म्स का मतलब है सुधार में, यानी कि समाज में हर वर्ग को उतना ही पैसा मिले जितना बाकी सबको मिलता है। द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विच इज सोल्ड इन द मार्केट बाय द फार्मर इज कॉल्ड। एक फार्मर है, उसने खेती बाड़ी करी और कुछ प्रोडक्शन किया, ठीक है, और उसने जो उसको बेच दिया मार्केट में ले जाकर, तो हम उसे क्या कहेंगे, तो वो हम बोलेंगे मार्केटेड सरप्लस। ठीक है, कुछ तो वो अपने पास भी रखेगा ना, ठीक है, कुछ तो वो अपने पास भी रखेगा अपने घर के लिए, और जो बचेगा ये वो होता है मार्केटेड सरप्लस, यानी कि वो उसे मार्केट में बेच आएगा। इन डैश द गुड्स प्रोड्यूस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल नॉट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट पीपल नीड बट ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर। यहाँ पे ये बोल रहा है जो गुड्स है, जो सामान है, प्रोड्यूस इसलिए करे जाते हैं और लोगों के बीच में इसलिए डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं, उनके नीड के आधार पर नहीं होता, लेकिन उनकी परचेजिंग के आधार पर होता है कि लोग कितना खरीद सकते हैं। ठीक है, तो वो किस टाइप की इकोनॉमी में होता है, सिंपल सा यहाँ पे आपको पता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। भाई आईफोन है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है, बहुत महंगा है लेकिन फिर भी बिकता है, सबसे ज्यादा बिकता है, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या बना रखी है कि ये बहुत अमीर लोगों के पास होता है। ठीक है, द न्यू इकोनॉमी पॉलिसी वॉज अनाउंस्ड इन इंडिया इन द ईयर। नई इकोनॉमिक पॉलिसी अभी आपको मैंने बताया था, ठीक है, जब हमारे पीवी नरसिम्हा राव थे, एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आए थे और भारत को मंदी से निकाला था। सेकंड फाइव ईयर प्लान किसके आइडियाज पर बेस्ड था, ठीक है, तो याद रखना बी आर अम्बेडकर का तो कभी कुछ पंचवर्षीय योजनाओं संबंध नहीं रहा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का भी रहा है तो फर्स्ट से रहा है, सेकंड से रहा है, ये इनका भी कभी नहीं रहा। तो ये पीसी महालनोबिस का संबंध रहा था सेकंड फाइव ईयर प्लान से, फर्स्ट से रहा था किसका, हेराल्ड डोमर का, थर्ड से रहा था गैडगिल का, यानी कि उनके ही कहने पर ये पंचवर्षीय योजनाएं आई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल ऑफ फाइव ईयर प्लान। पंचवर्षीय योजनाएं हमने यूएसएसआर से ली थी, 5 वर्ष का जो प्लान होता था, इसमें हम मॉडर्नाइजेशन को भी देखते थे, ठीक है, और यहाँ पे इक्विटी को भी देखते थे कि भाई यहाँ पे सबको समान फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, ग्रोथ को भी देखते थे। मार्केट के बारे में इतना कभी भी पंचवर्षीय योजनाओं में नहीं सोचा गया था। ठीक है, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। द ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब है हरित क्रांति। एम एस स्वामीनाथन, जिनको 2024 में भारत रत्न दिया गया, इन्होंने भारत में इसको शुरू किया था, इसलिए इनको बोलते हैं द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ठीक है, पहली बार इन्होंने कहां पे शुरू किया था इसे, पंजाब में, क्योंकि पंजाब सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता था एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का, गेहूं चावल का, ठीक है, गन्ने का। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन सबसे पहली बार कब आया था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, ठीक है, तो ये 1948 में सबसे पहली बार आया था, फिर 1991 में आया था रिसेंटली। ठीक है, डैश मींस इंडस्ट्रीज दैट कैन प्रोड्यूस मशीन्स टूल्स दैट आर इन टर्न यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग आर्टिकल्स फॉर करंट कंजप्शन, यानी कि जो आप वर्तमान उपभोग करने के लिए जो वस्तुओं का उत्पादन करते हो, ठीक है, उसके जो मशीन टूल्स होते हैं उसका उत्पादन करते हो, तो उसे हम किस चीज के अंतर्गत लेंगे। ठीक है, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, मान लो आपकी एक वेयर हाउस है, बिल्डिंग है, यहाँ पर आपके पास आप मतलब आप डिस्पोजल ग्लास बनाते हो, तो उसको लिए आपने मशीन खरीदी, ठीक है, तो वो किस में आएगी भाई, कैपिटल गुड इंडस्ट्री में आएगा, पर्टिकुलरली जब आप किसी चीज के लिए टूल्स में के लिए बना रहे हो काम, किसी के टूल्स
का आप वर्क कर रहे हो, वो दोने बनाने वाली, जो डिस्पोजल ग्लास बनाने वाली जो मशीन है, उसका आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, यानी कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, जो हमारी घरेलू इंडस्ट्रीज होती है, इंडिया इंडिया वाज फॉलोइंग आर रीम ऑफ, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है, इंडिया किस चीज की रीम को यहाँ पे फॉलो करता है, तो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप बाहर से कोई चीज खरीदोगे तो आप भारत में बनी हुई चीज को नहीं लोगे। जैसे चाइना 60 रुपए से भी कम में जो दिवाली की लाइट्स होती है उसे बेच देता है, लेकिन भारत से बनी हुई जो लाइट्स होती है वो 100 रुपए की मिलती है, तो लोग खरीदते हैं ये वाली चाइना की लाइट, है ना। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हम इंपोर्ट तो करेंगे लेकिन कम करेंगे ये वाली, ताकि जो लोग हैं वो यही खरीदे, क्योंकि जब लोगों को ये नहीं मिलेगी तो उन्हें ये जबरदस्ती लेनी पड़ेगी, ठीक है। बट हम 60 रुपए वाली नहीं बनाएंगे चाहे कुछ भी हो। When was the World Trade Organization formed? WTO की स्थापना यहाँ पे कब करी गई थी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 1995 में, 1 जनवरी 1995 को, ठीक है, इसकी स्थापना होती है गेट की जगह में। गेट होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है, जिसको 1948 में स्थापित किया गया था। इसका खत्म कर 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इसकी स्थापना की गई, ठीक है। जेनेवा इसका क्या है, हेडक्वार्टर है, स्विट्जरलैंड। द फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय, भारत में वित्तीय क्षेत्र बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है, नबार्ड करता है रूरल फाइनेंसिंग को सुपरवाइज। द डैश ऑफ अ कंट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, नेमली द एग्रीकल्चर सेक्टर, द इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड द सर्विस सेक्टर। ये किसके अंतर्गत आती है? जब भी हम जीडीपी की बात कर रहे होते हैं, जीडीपी में 3 सेक्टर होते हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है आपका प्राइमरी सेक्टर, फिर आता है आपका सेकेंडरी, फिर आता है टर्शियरी, जिसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ये वही कह रहा है, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर आपका प्राइमरी होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर आपका सेकेंडरी होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, और तीसरा होता है सर्विस सेक्टर, ओके। तो ये होता है जीडीपी के अंतर्गत। तो 99 का हमारा आंसर क्या है, जीडीपी। लास्ट क्वेश्चन है, इफ द गुड बिकेम अबंडेंट। अब यहां पे ध्यान दो, जैसे ये आईफोन है, अगर मान लो ये 5 होने चाहिए थे लेकिन ये 10 हैं, इंटू 10 कर दो तो ये आपके बहुत सारे हो गए। अब तो इसकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, और ये ज्यादा अगर अवेलेबल होगा तो इसके पैसे भी कम हो जाएंगे। मान लो 10 आईफोन चाहिए था लेकिन वहां पे एक ही आईफोन है, तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है? क्योंकि इसको लेने वाले 10 लोग हैं, सामान एक ही है। अब यहाँ पे ध्यान दो, लेने वाले 10 लोग हैं और सामान 100 पड़े हुए हैं, तो भाई सामान की वैल्यू क्या हो जाएगी, सामान की वैल्यू कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है। जो चीज आपके सामने ज्यादा पड़ी होगी आप बोलोगे ना भाई मैंने ले रहा है इसको, या फिर आप बोलोगे ना कि भाई इसके सामान कम कर। लेकिन अगर 10 लोग एक ही चीज के पीछे भाग रहे हैं तो भाई उसकी चीज की वैल्यू बढ़ जाएगी ना। तो यही होता है, बस सिंपल सी बात है। तो भाई अगर कोई चीज अबंडेंट चीज में पड़ी हुई है, बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में है, आपके सामने पड़ी हुई है, तो उसके जो प्राइस होते हैं वो बहुत घट जाते हैं, ठीक है। तो वही चीजें आपकी सारी की सारी, ठीक है। तो ये 100 क्वेश्चन थे इकोनॉमी के।